हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में आपको लोड कंडीशन में ट्रांसफार्मर को डिफाइन किया गया, ठीक है, लेकिन उसमें फेजर डायग्राम नहीं बताया गया। तो फेजर डायग्राम को खींचने के लिए अभी देखिए, आइडियल कंडीशन में फेजर डायग्राम है। आइडियल का मतलब ये है, जैसे आइडियल कंडीशन में नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोई भी वोल्टेज ड्रॉप वगैरह को नहीं दिखाया गया है, ठीक है। तो उसके लिए एक अलग से फेजर डायग्राम बनता है, लेकिन अभी वो आपको नहीं बताया जा रहा है। हालांकि वो उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि लोड कंडीशन में जो भी, जैसे मान लो रेजिस्टिव लोड होता है, कैपेसिटिव लोड होता है, इंडक्टिव लोड होता है, तो उस कंडीशन में जो हमारा फेजर डायग्राम बनेगा उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप को नहीं दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप वगैरह हैं उसको नहीं दिखाया गया। कुल मिला के ये कहा जाए तो ये प्रैक्टिकल फेजर डायग्राम नहीं है, देखा जाए तो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ध्यान दिया जाए तो जैसे अगर फेजर डायग्राम हमें खींचना है तो हमें नो लोड कंडीशन में फेजर डायग्राम आना चाहिए। नो लोड की कंडीशन में क्या फेजर डायग्राम था। उसके बाद यहाँ पर लोड कंडीशन में हमें ये जानना ज़रूरी है कि जब I2 करंट फ्लो करती है तो I2 के कारण प्राइमरी में जो है एक नई करंट फ्लो करती है, जिसे I1 डैश के नाम से जानते हैं। चूँकि I1 डैश करंट जो है I2 के कारण जो है फ्लो हुई है, इसलिए लेंज के नियम के अनुसार जो है दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट फेज में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि जैसे मान लीजिए लोड भिन्न भिन्न होते हैं, रेजिस्टिव लोड होता है, कैपेसिटिव लोड होता है, इंडक्टिव लोड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको ड्रा करके दिखाते हैं। हालांकि पहले से ड्रा कर दिया गया है, हो सकता है कि उसमें आपको ना समझ में आए, लेकिन जैसे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या होगा, आपका रेजिस्टिव लोड है। देखिए, जब रेजिस्टिव का लोड होता है ना, जब कभी भी रेजिस्टिव लोड होता है तो हमारा जो करंट होता है और जो हमारा वोल्टेज होता है E2, ये दोनों सेम फेज में होते हैं। क्या होते हैं? सेम फेज में होते हैं। समझ में आया? क्योंकि रेजिस्टिव लोड होगा तो उस कंडीशन में करंट और E2 दोनों क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं, दोनों एक ही लाइन में होते हैं। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो आपको पता है कि हमारा ये फ्लक्स है, हमारा क्या है, एक आपका फ्लक्स है। जो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, मैक्सिमम फ्लक्स होता है उसके EMF इक्वेशन में। उसके बाद यहाँ पर हमारा ये क्या है, EMF है। ये हमारा क्या है, EMF क्या है, V1 बराबर आपका क्या है, E1 है। E1 तो जानते हैं आपका अपोजिट डायरेक्शन में होगा। E1 कहाँ पे होगा, हमारा अपोजिट डायरेक्शन में। E2 भी इसी के डायरेक्शन में होगा। आइडियल कंडीशन है तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। समझ में आया? आइडियल कंडीशन है अगर तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। अब आपको पता है कि देखिए E1 और E2 जो है दोनों V1 के अपोजिट फेज में होते हैं। क्यों? क्योंकि लेंज के नियम के अनुसार ये दोनों अपोजिट फेज में होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि V1 के कारण ही E1 और E2 क्या हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे क्या है, ये जो I2 करंट है ये तो E2 के फेज में होगा। क्यों होगा? क्योंकि रेजिस्टिव लोड है। तो यहाँ पर हम E2 के फेज में क्या करते हैं, E2 के फेज में हम I2 को दर्शा देते हैं। तो ये हमारा I2 ये फेजर है एक प्रकार से, इसे क्या बोलेंगे, ये फेजर डायग्राम है ना। तो फेजर डायग्राम के ऊपर क्या रहेगा, बार रहेगा। देखिए वेक्टर क्वांटिटी क्या है, हालांकि उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। फेजर डायग्राम का मतलब है कि उसमें जो मैग्नीट्यूड होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो, तो उससे हम वो फेजर क्वांटिटी कहलाता है। जो क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिस्टम में उसे हम क्या बोलते हैं, फेजर क्वांटिटी बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या है, तो अब I2 के कारण एक नई करंट फ्लो करेगी। आपको पता है I2 के कारण क्या है, एक नई करंट प्राइमरी में फ्लो करेगी। देखिए नीचे हम सेकेंडरी साइड दिखा रहे हैं, ऊपर क्या है, प्राइमरी साइड दिखा रहे हैं। वैसे तो प्राइमरी साइड भी सारे मतलब पैरामीटर को हम क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। समझ में आया? लेकिन ऐसा करते नहीं हैं। तो लेंज के नियम को फॉलो करके प्राइमरी को ऊपर दिखाते हैं, सेकेंडरी को नीचे दिखाते हैं। तो इससे क्या होता है ना, प्राइमरी का अलग बनता है, सेकेंडरी का अलग बनता है। ये काफ़ी रीडेबल होता है, मतलब पढ़ने में सुविधा होती है, समझने में आसानी होती है। तो इस वजह से जो है हम प्राइमरी और सेकेंडरी को अलग अलग क्या करते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये जो हमारा अब I1 डैश करंट फ्लो होगा, भाई I2 के कारण ही ये I1 डैश करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, ठीक है। तो ये तो इसके अपोजिट फेज में होगा, तो इसको हमें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। अब बराबर होगा, एकदम बराबर क्या होगा, उसी हिसाब से बराबर होगा। ये दोनों करंट आपस में बराबर नहीं होगा, लेकिन MMF दोनों का आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जैसे यहाँ पर आपका क्या होगा, I1 डैश इंटू N1 बराबर होगा
I2 इंटू क्या हो जाएगा N2। ये चीज़ क्या होगा आपका बराबर होगा। समझ में आया भाई। एमएमएफ बराबर होगा तो इसके कारण जो हमारा φ1 डैश फ्लक्स उत्पन्न होगा, इसके कारण φ2 डैश फ्लक्स उत्पन्न होगा, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तभी तो एक दूसरे को काउंटर कर पाएंगे। समझ में आया। तो यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर I1 डैश आपका, ये ज़रूरी नहीं है कि I1 डैश हमारा I2 के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, लेकिन उनका एमएमएफ क्या हो जाएगा, दोनों का आपस में बराबर हो जाएगा। कारण क्या है, क्योंकि दोनों वाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्न सेम नहीं होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न पे भी एमएमएफ क्या करता है, डिपेंड करता है। तो मान लीजिए किसी का करंट ज़्यादा है तो किसी का एमएमएफ कम होगा, और किसी का करंट कम है तो उसका एमएमएफ क्या होगा, उसका क्या कहते हैं, नंबर ऑफ टर्न क्या होगा, ज़्यादा होगा। सॉरी, एक बार फिर से देख लेते हैं। एमएमएफ बराबर कैसे होता है, मान लीजिए किसी वाइंडिंग, जैसे इसमें करंट क्या है, ज़्यादा है, तो इसमें अगर इसमें I2 में करंट ज़्यादा है तो इसका टर्न सेकेंडरी का क्या होगा, कम होगा। तो अब यहाँ पर प्राइमरी का टर्न ज़्यादा है तो प्राइमरी में करंट क्या होगी, कम होगी। तो जहाँ पर देखिए करंट ज़्यादा है वहाँ पर टर्न क्या होगा, कम होगा, और जहाँ पर करंट कम है वहाँ पर टर्न क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपस में क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आया। तो एमएमएफ बराबर होगा तो दोनों के कारण उत्पन्न फ्लक्स भी क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि I1 डैश I2 डैश के I2 के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए एक चीज़ तो आप नो लोड की कंडीशन की अगर मैं बात करूँ तो V1 से एक नो लोड करंट फ्लो करती है, जो कितने डिग्री पर फ्लो करती है, लगभग ये हमारा कौन सी करंट है, I0 करंट, लगभग कितने डिग्री के आसपास फ्लो करती है भाई, φ0 तो आप पढ़े होंगे ना कि 75 डिग्री टू आपका कितना हो जाता है, 80 डिग्री हो जाता है, होता है कि नहीं। तो ये वाली करंट जो है इस वोल्टेज से लगभग 90 डिग्री के आसपास क्या करती है, लैग करती है। तो यहाँ पर फेजर डायग्राम खींचेंगे तो इसके पैरेलल लाइन आपको क्या करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा। अब देखिए प्राइमरी साइड में दो करंट फ्लो कर, प्राइमरी साइड में कितनी करंट फ्लो कर रही हैं, दो करंट, एक I0 और एक क्या है आपका I1 डैश है। समझ में आया, एक I0 एक I1 डैश। अब I0 को भी बांटेंगे तो ये भी दो मतलब करंट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। तो हालांकि IW और I0 को हम नहीं दिखा रहे हैं, आपको तो पता है कि आपका I जो हमारा क्या कहते हैं I म्यू होगा, यहाँ पे होगा कि नहीं, और जो हमारा IW होगा वो कहाँ पे हो, यहाँ पे होगा। ये चीज़ तो आप पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन हमें इस I1 डैश और I0 का क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट आप निकालेंगे कुछ इस टाइप का, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया। तो यहाँ से आपका कौन सी करंट मिलेगी, हमको I1 करंट मिल जाएगी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, I1। तो I1 करंट किसका फेजर सम है, I0 और I1 डैश का फेजर सम है। समझ में आया। तो यहाँ से आप कैलकुलेशन करके चतुर्भुज के नियम के अनुसार भी निकाल सकते हैं, और फेजर के नियम के अनुसार अगर आप निकाल रहे हैं तो I1 फेज बराबर आपका, फेजर बराबर आपका क्या हो जाएगा, I0 का फेजर प्लस आपका I1 डैश का फेजर, यहाँ पर डैश हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और नहीं तो अगर फेजर के हिसाब से नहीं निकाल रहे हैं तो I1 का मान जो है चतुर्भुज के नियम के अनुसार आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर देखा जाए, वो आपके बुक में दिया है, आप वो चीज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है ये आपका तो φ0 होगा। φ0 क्या है, एंगल है। अब यहाँ पे ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल आपका φ1 हो जाएगा। समझ में आया, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, φ1 हो जाएगा। तो उसी प्रकार अब यहाँ पे देखिए, अभी तो यहाँ पे कौन सा लोड था, रेजिस्टिव लोड था। यहाँ पे क्या था, लोड रेजिस्टिव था। ठीक है, देखिए फेजर डायग्राम पढ़ने से ये स्पष्ट होता है कि कौन सी क्वांटिटी कितने डिग्री के एंगल पर है, कितने डिग्री फेज शिफ्ट पर है। समझ में आया, कौन किसके अपोजिट है, कहाँ पर लेंज का नियम लगा है। बहुत सारी चीज़ें इसके द्वारा हमें क्या करती हैं, ज्ञात होती हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर अगर इंडक्टिव लोड दे दिया जाए, यहाँ पर कौन सा लोड दिया जाए, इंडक्टिव लोड। भाई प्योर इंडक्टिव की बात नहीं कर रहे हैं, मैं इंडक्टिव की बात कर रहा हूँ। तो अगर इंडक्टिव लोड होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में करंट हमारा लैगिंग पोजीशन पर होता है। क्या होता है, लैगिंग पोजीशन पर होता है। ठीक है, तो अगर एकदम मतलब प्योर इंडक्टिव लोड होगा तो करंट 90 डिग्री लैग करने लगेगा। समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए, ये तो हमारा देखिए V1 बराबर -E1 होगा, ये तो आपका पहले से ही था। V1 बराबर क्या होगा, -E1 होगा।
तो यहाँ पर V1 बराबर -E1 होगा, तो जाहिर सी बात है E1 नीचे की तरफ होगा। फिर उसके बाद उसी के फेज में E2 बराबर क्या होगा, आपका V2 होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर लोड कैसा है, इंडक्टिव। इंडक्टिव होने की वजह से जो है I2 करंट, सेकेंडरी वाली करंट, यहाँ पर जो करंट अभी फेज में थी ना, अब ये 5 डिग्री क्या करेगी, लैग करेगी। ये हमारी करंट अब क्या करेगी, लैग करेगी 5 डिग्री। क्यों लैग करेगी, क्योंकि लोड क्या हो गया, इंडक्टिव हो गया, तो उनके बीच फेज शिफ्ट 5 डिग्री हो जाता है। 5 डिग्री मतलब ये इन दोनों के बीच का एंगल है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, वहाँ पर देखिए जब आपको हम पढ़ा रहे थे ऑन लोड कंडीशन में, उसका जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, तो वहाँ पर φ1 और φ0 की बात हो रही थी। तो वहाँ पर φ1 और φ0 का मतलब वो मैग्नेटिक फ्लक्स से है, लेकिन यहाँ पर ये एंगल के फॉर्म में क्या किया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है। तो इसलिए कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है, नहीं तो कहेंगे कि वो इसके कैसे बराबर है, तो ऐसा हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्या है, ये कितने डिग्री के एंगल पर हमारा लैग करेगा, φ2 डिग्री के एंगल पे क्या करेगा, लैग करेगा। तो अब ये I2 के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, I1 डैश होगा। हमने तो आपको बताया कि भाई I2 के अपोजिट डायरेक्शन में I2 के कारण जो है कौन सी करंट फ्लो करेगी, I1 डैश करंट फ्लो करेगी। तो ये वाला यहाँ पर हो गया। I0 तो हमारा पहले से यहीं पर रहता है, I0 अपना स्थान कभी नहीं चेंज करेगा। I0 जो नो लोड की कंडीशन में था, जिस पोजीशन पर, वहीं पर I0 हमारा पहले भी रहे, अभी भी रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों के बीच हम क्या निकालेंगे, फेजर आरेख निकालेंगे। तो I1 का मान निकालेंगे, इन दोनों का फेजर सम निकालेंगे। तो यहाँ फेजर सम देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, I1 निकल जाएगा। समझ में आया। यहाँ से यहाँ तक का एंगल, या V1 और I0 के बीच एंगल कितना है, φ0 का मान आप पता है 75 से 80 होता है, 75 से 85 होता है। और यहाँ पर आपका क्या होगा, I1, यहाँ पे क्या है, I1 है, V1 से I1 है, तो यहाँ पे क्या होगा, φ1 1 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ए I1 डैश है, तो यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा, φ1 डैश हो जाएगा। समझ में आया। तो फेजर के फॉर्म में निकालेंगे तो इतना यहाँ पे भी आएगा, लेकिन कुछ क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा उसमें। तो कैलकुलेशन आप चतुर्भुज के नियम के अनुसार भी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। उसी प्रकार क्या होगा, उसी प्रकार अब लोड क्या होगा, कैपेसिटिव लोड होगा। जब लोड हमारा क्या होगा, कैपेसिटिव लोड होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपेसिटिव लोड होगा। तो ये करंट जो अभी यहाँ पर I2 नीचे था ना, तो ये कहाँ पर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा I2। तो ये तब ये करंट लीड करने लगेगा, तब ये करंट क्या करने लगेगा, लीड करने लगेगा। तो जो करंट यहाँ पर था, वो करंट कहाँ पर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो जब वो करंट ऊपर चला जाएगा तो उसके लिए अलग से फेजर डायग्राम बनता है, तो वो आप बना सकते हैं। अगर आप इतने कॉन्सेप्ट को जानते हैं तो उसे आप आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक पॉइंट लिखा गया कि इन ट्रांसफार्मर सेकेंडरी वोल्टेज प्रोड्यूस ड्यू टू प्राइमरी वोल्टेज। देखिए ट्रांसफार्मर में जो हमारी सेकेंडरी वोल्टेज होती है, वो प्राइमरी वोल्टेज के कारण क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। लेकिन जो प्राइमरी करंट होती है वो प्रोड्यूस किसके कारण होती है, सेकेंडरी करंट के कारण होती है। तो ये चीज़ एग्जाम में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। इसे भी आप क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। थोड़ा इंग्लिश में लिखा है तो हमने हिंदी में आपको बता ही दिया है। तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।